कोविड कुशी एफ एस शिरानी की कलम से। दिल्ली के मेट्रो फ्लाईओवर के 3 किलोमीटर लंबे ब्रिज के नीचे से गुजरने वाले हाईवे पर सफेद रंग से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए गोल गोल दायरे बने हुए थे। पुलिस की लाठियों की फटकार के बीच में इन दायरों में 5000 माइग्रेंट मजदूरों का अजदहा फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरफ धीरे धीरे खिसक रहा था। कोरोना लॉकडाउन के 15 दिन पुराने बोझल सुकूत में सिर्फ यही भूखों की कतार थी जो हरकत कर रही थी। मंजिल थी 3 किलोमीटर आगे मेट्रो पुल के नीचे बना हुआ बड़ा सा मेकशिफ्ट किचन और फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जहां कुछ लंच तकसीम हो रहा था। खाना क्या था? कच्चे पक्के चावल और 2 रोटी, पतली दाल, छिलकों समेत उबले आलू की सब्जी और 2 पानी के पाउचेस। इस बदमजा खाने को अपने पेट में उंडेल कर ये लोग फिर रात के खाने के लिए लाइन में बैठ जाएंगे। सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो इस घुटनों घुटनों रेंगती कतार में नहीं बैठ रहे थे, बल्कि मेट्रो के 4 नंबर के पिलर के पास सड़क पर अपने अपने बिछौने पर खामोश बैठे हसरत और याज की तस्वीर बने हुए थे। इनमें एक मेवाती 60 बरस का पैदाइशी किन्नर यानी जनखा भमोए, उसको बिल्कुल सामने वाक़े दीनदयाल अस्पताल के कोविड ब्लॉक में कुछ नज़र आ रहा था और वो उसको बहुत गौर से देख रहा था, जहाँ थोड़ी थोड़ी देर में आती जाती एम्बुलेंसेस सायरन के बीच मौत का तांडव नज़र आ रहा था। उसके बगल में थोड़े फासले पर उसकी 15-16 बरस की बेटी रेशमा सर से पांव तक काले बुरखे में ढकी अपनी गोरी गोरी लंबी लंबी उंगलियों से थाल में हुए सुराखों को मोमबत्ती के मोम से बंद करने की कोशिश कर रही थी। किन्नर हिजड़े की बेटी, ये यूं मुमकिन हो सका था कि अपने गांव और घर वालों की लानत मलामत से तंग आकर भमोए हरियाणा से किन्नरों की गैंग के साथ दिल्ली आया और 10 साल तक ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख के साथ लोगों की झिड़कियां और पुलिस वालों की गालियां बटोरते बटोरते बदहाल होने लगा था कि एक दिन उसे उसी के गांव के मुल्ला जी का बेटा रमजानी मिल गया। रमजानी मेट्रो कंस्ट्रक्शन का मजदूर था। कंक्रीट में इस्तेमाल होने वाले सरिये का जाल बनाना उसकी महारत थी। गरज के भमोए को रमजानी अपनी कुटिया में ले आया। उसकी बीवी अख्तरी भी दीनदार पर्दे वाली औरत थी। वो भी बड़ी मोहब्बत से पेश आई। उनकी हिम्मत अफजाई का नतीजा ये हुआ कि भमोए ने जिल्लत का चोला उतार कर इज्जत की पोशाक पहन ली। वो मजदूरों में अख्तरी की बनाई चाय और रोटी बेचने लगा। रमजानी के पड़ोस में अपनी कुटिया बना ली। अख्तरी और रमजानी के बच्चों में बेटे तो जिंदा रहते, लेकिन अब तक 3 बेटियां मेट्रो की गर्द में खो चुकी थीं। भमोए पड़ोस में आने के बाद जब ये रेशमा पैदा हुई तो भमोए अपने मोहसिन रमजानी और अख्तरी की औलाद की जीवन की सलामती के लिए मंदिर में फूल चढ़ाने के लिए माला बुन ही रहा था कि अख्तरी को ना जाने क्या सूझी। वो चंद घंटे पहले दुनिया में आई अपनी बच्ची रेशमा को लेकर भमोई की कुटिया में चली आई और उसकी गोद में रेशमा को डालकर हिचकियां लेते हुए बोली, भमोई भैया, मेरी ये रेशमा आज से अभी से तेरी हुई। मेरी गोद में शायद बिच्छू है, मेरी बच्चियों को डस लेता है। तेरी गोद के सूनेपन में इसकी सांसें शायद चलती रहें। अख्तरी फूट फूट कर रोते हुए बाहर चली गई। भमोए किन्नर अपनी गोद में पड़ी हुई उस रेशम के गोले जैसे गुलाबी गुलाबी बच्चे को फटी फटी आंखों से देख रहा था। उसने डरते डरते बच्ची की बंद मुट्ठी को छुआ तो उसने फौरन भमोए की उंगली थाम ली और ऐसी थामी कि उस जफाकश मजदूर की बेटी ने अपनी उठान और हुस्न ने खाते पीते लोगों की औलादों को पीछे छोड़ दिया। 12-13 बरस की उम्र पहुंचने तक रेशमा के वालिदैन ने उसे मुकम्मल पर्दा करवा दिया। अख्तरी की तबीयत खराब रहने लगी। चाय और रोटी का प्रोडक्शन रेशमा ने बड़ी खूबी से संभाल लिया। रेशमा भमोई की पूरी बेटी थी और वो उसका आधा बाप और आधी माँ था, उसका भामा। लॉकडाउन से बस थोड़े दिन पहले ही अख्तरी ट्यूमर के ऑपरेशन से फारिग होकर घर आई। सारे काम बंद थे। रमजानी एंड फैमिली ने यह तय किया कि लॉकडाउन में अपने गांव हरियाणा चला जाए।
लॉकडाउन में बॉर्डर सील्ड थे। रमजानी ने मोटी रकम देकर ह्यूमन ट्रैफिकर्स को 2 गाड़ियों में अपने खानदान और भमोई के लिए जगह हासिल कर ली। भमोई और रेशमा का ट्रैवलर दिल्ली में ही पकड़ा गया। उन्हें इस कैंप में ठहरा दिया गया और रमजानी, अख्तरी और बच्चे गुड़गांव के बॉर्डर पर धर लिए गए। उनका तो और भी बुरा हश्र हुआ। उन्हें सैनिटाइज करने की कोशिश में डीडीटी जैसे जहर की फुहार झेलनी पड़ी। वो तमाम बीमार होकर अस्पताल पहुंच गए। भमोई का फोन और ज्यादातर सामान रमजानी की गाड़ी में रह गया था। अब रमजानी के हरियाणा कैंप और रेशमा के दिल्ली कैंप के बीच कम्युनिकेशन का बस एक ही जरिया था, रेशमा का पुराना मॉडल का सादा सा नोकिया फोन, जिसकी कम पावर की बैटरी की चार्जिंग भी एक मसला थी। लॉकडाउन का पहला संडे था। रेशमा और भमोई मेकशिफ्ट वॉशरूम की लाइन में लगे हुए थे कि बहुत सारे मनचले ढोल ताशे और थालियां पीटते दीनदयाल अस्पताल के करीब हाईवे पर जमा होने लगे। जिनको कुछ बजाने को नहीं मिला, उन्होंने डिवाइडर पर रखे मजदूरों के सामान से बर्तन उठाकर पीटना और बजाना शुरू कर दिया। जो वहां मौजूद थे उनके बर्तन बच गए। जब 1 घंटे के बाद रेशमा और भमोई लौटे तो उनके सारे बर्तनों में उन जुनूनियों की चोटों से सुराख हो चुके थे। सिर्फ 2 बर्तन ही ऐसे थे जिनमें सुराख होने के बावजूद किसी तरह काबिल इस्तेमाल थे। थाल पीटने वाले इतवार के बाद जो इतवार आया उसमें दिवाली का सा समा हो गया। इस बार हॉस्पिटल के पास से किसी मनचले ने जो रॉकेट दागा, वो फ्लाईओवर से टकराकर सीधा डिवाइडर पर टंगे कपड़ों की पोटली में आ गिरा और आग लग गई। बुझाते बुझाते रेशमा के कपड़े और मोबाइल का चार्जर जल गया। कल यूं हुआ कि दायरों में खिसकते खिसकते भमोई और रेशमा फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पहुंचकर अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। फूड डिस्ट्रीब्यूशन का ठेकेदार, जो पिछले 17 दिनों में कभी अपने एयर कंडीशन चेंबर से बाहर नहीं निकला था, वो अपने गधे जैसी गर्दन का पसीना पोंछते हुए ऑफिस के अंदरूनी दरवाजे से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में आ गया। ठीक उसी वक्त ठेकेदार के केबिन का पिछला दरवाजा खुला और एक दुबली पतली कम उम्र मजदूर लड़की लड़खड़ाते हुए बाहर आई। उसके सूखे पतले गालों पर आंसुओं की मोटी मोटी लकीरें बनी हुई थी। मानी खेज अंदाज में हंसते हुए ठेकेदार ने उस मजदूर लड़की को बिना लाइन के खाना देने का हुक्म जारी कर दिया। उसके कारिंदे भी उतनी ही जहरीली मुस्कुराहट के साथ उस गरीब औरत को देखते हुए चावल और पतली दाल की खैरात देने लगे। भमोई से पहले रेशमा अपनी थाल के सुराखों को उंगलियों से बंद करने की कोशिश में अपनी गोरी गोरी कलाइयों को बुर्गे की आस्तीन से बाहर लाने पर मजबूर थी और ठेकेदार भूखे कुत्ते की तरह उस चमकते गोश्त को देखने लगा। बुरखे में पूरी तरह छिपी होने के बावजूद रेशमा का कद काठ उस शाख के फलदार होने की चुगली कर रहे थे। भमोई ने ठेकेदार की जहरीली नजरों को ताड़ते ही आधा अधूरा खाना लेकर वहां से जल्द खिसकने में अपनी आफियत समझी। वो रेशमा को लेकर वहां से तेजी से चला ही था कि ठेकेदार के एक चेला दौड़ता हुआ आया और भमोई को वापस ले गया। कौन से पिलर पे टिके हो छमिया? ठेकेदार ने भमोई की चाल ढाल से उसकी सिनाफ का अंदाजा लगाते हुए उसे छेड़ा। 4 नंबर पिलर के पास। ये तेरी क्या लगती है बे, ये बुरखे वाली? ठेकेदार ने दूर खड़ी रेशमा की तरफ इशारा किया। मेरी बेटी है माई बाप, भमोई ने फिक्र से जवाब दिया। आए, किन्नर के यहाँ भी कली खिलती है। तेरे हाथ पे तो जय माता दी लिखा है और वो मुसलमान है। अंदर ले जाकर इसको नंगा करो, अभी पता चल जाएगा कितनी बेटी है इसकी। ठेकेदार के गुर्गे हंसते हुए आगे बढ़े। भमोई घबराकर जमीन पर बैठ गया। बेटी जैसी है मेरी, गोद ली है मैंने। अपने दाव का सही पढ़ने पर ठेकेदार के होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट का तेजाब फैल गया। तूने गोद ली, हमने गोद में ली, एक ही बात है। काहे को लाइन में बैठने का कष्ट उठा रही हो डार्लिंग? अपने गोदवाली को लेकर हमारे चेंबर में आ जाया करो, आराम से खाना खाओ, थोड़ा आराम करो और चले जाना, ठीक है? साथ ही ठेकेदार ने अपने वर्कर्स के लिए हुक्म जारी किया, इन दोनों को ध्यान से देख लो, इस किन्नर को और इसके साथ वाली वो बुरखे वाली बिल्ली को मेरे चेंबर में ही राशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। रेशमा
इस सारी कार्रवाई से बेखबर दोनों हाथों की 7 उंगलियों के अपने प्लेट के 7 सुराख बंद किए भमोए का इंतजार कर रही थी और भमोए इतने आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था जैसे बिल्लियां रेशमा के पैरों में नहीं उसके पैरों से लिपटी जा रही हैं। रेशमा बड़ी ज़हीन बच्ची थी। उसने सिर्फ एक बार खाने की लाइन में न बैठने की वजह पूछी। वो राशन का ठेकेदार उसके आदमी अच्छे लोग नहीं है बेटा, भमोए ने इतना कहा और रेशमा जैसे फौरन सब समझ गई। बेफिक्र होकर अपनी बिल्लियों से खेलती रही और गुनगुनाती रही। दूसरे दिन का लंच टाइम भी गुजर गया। ऐसे वक्त में नाश्ते के नाम पर उनके ठिकाने पर मिली बदमज़ा चाय और सूखी ब्रेड ही वाहिद सहारा थी। शाम होते ही टीवी चैनल की एक गाड़ी आकर 4 नंबर के पिलर के पास रुकी। उसमें से मुंह पोंछती टीवी की मशहूर एंकर देविका उतरी तो ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल की बाछें कल्लों तक चिर गईं। वो इस्तकबाल को लपका और देविका के साथ उसके टीवी क्रू को लेकर उधर ही आ गया। तुम लोगों में नाच गाना किसी को आता है तो करो भाई, हम रिकॉर्ड करेंगे। देविका ने थके मांदे उदास मजदूरों को ललकारा, मगर वहां इकट्ठा हुए मजदूर बजाय नाच गाना दिखाने के खाना और व्यवस्था के खराब होने की शिकायत करने लगे तो देविका झल्ला गई। मैं तुम्हारी मौज मस्ती रिकॉर्ड करने आई हूँ, शिकायत करनी है तो अपने खास न्यूज़ चैनल वाले से करना। सब बड़बड़ाते बुरा भला कहते अपनी जगह जाकर बैठने लगे। हवलदार का टीवी पर दिखने का इतना उम्दा चांस जा रहा था। वो रेशमा की तरफ आया। तू जो कल गा रही थी ना, वो मैडम को सुना दे, तो टीवी पर आ जाएगी। देविका ने लुकमा लगाया। पैसे भी मिलेंगे? रेशमा ने सवाल किया। हमें खाना और मोबाइल का चार्जर चाहिए। देविका रेशमा का ओल्ड मोबाइल नोकिया देखकर हंस पड़ी। इसका चार्जर ढूंढना पड़ेगा, सब मिलेगा। तेरी आवाज सुरीली लग रही है, पहले कुछ सुना। रेशमा की माँ अख्तरी ने उसे फिल्मी गानों की तर्जों पर बने कई नातें सिखाई थीं। उसमें से एक नात फिल्म हीरो का गाना लंबी जुदाई पर मबनी थी। रेशमा ने अपनी पाटदार आवाज में जब होठों पर आई तेरी याद का आलाप उठाया तो देविका के साथ आए टीवी क्रू के लोग तालियां पीटने लगे। देविका ने अपना पहला वादा पूरा किया। उसने रेशमा और भमोए को 2 पिज़्ज़ा के बॉक्स और पानी की बोतल इस शर्त पर पकड़ा दिए कि रेशमा नात के बजाय ओरिजिनल गाना गाएगी। सूखी रोटी के टुकड़ों के लिए तरसती रेशमा के लिए पिज़्ज़ा बहुत बड़ी नेमत थी। 2-3 बार गुनगुनाकर उसने गाना रवां कर लिया। देविका ने अब एक और दाव फेंका। कल पक्का तुमको चार्जर मिल जाएगा, अपना बुर्का उतार कर अगर गाना रिकॉर्ड करवा दो तो। रेशमा ने भमोई की तरफ देखा और उसकी आंखों का इशारा सेकंड में भाप कर इनकार में सर हिला दिया। कांस्टेबल ने अपनी लाठी से भमोई का चेहरा दूसरी तरफ मोड़ दिया। अच्छा बुर्का मत उतारो, मुंह ही खोल दो बिल्ली वाली मैडम, मिस कैट। कल ही तुम्हारा मोबाइल का चार्जर मिल जाएगा। पब्लिक की तरफ पीट कर लेना, सिर्फ मैं और मेरा क्रू देखेगा। जब से रेशमा का मोबाइल चार्जर आतिशबाजी की नज़र हुआ था, उसे अपने बीमार भाइयों और माँ बाप की खैरियत की फिक्र खाई जा रही थी। देविका ने बहुत जोर दिया तो रेशमा ने अपने चेहरे से नकाब उतार दिया, जैसे बादलों से 14वीं का चांद निकल आया। देविका बोलती जा रही थी, लुक एट हर स्किन, उसके चीक्स के डिंपल देखो, उसका प्रोफाइल शॉट लो, आई वॉन्ट लो एंगल। देविका गाना रिकॉर्ड करने के बाद अलग अलग शॉट लेती जा रही थी। कुछ मजदूरों से ज़बरदस्ती ताली बजवाई गई। पुलिस वालों के डंडे के जोर पर भमोए से ठुमके लगवाए गए और क्रू चला गया। रेशमा दोबारा नकाब में छुप गई, लेकिन हर वक्त अपने मोबाइल फोन्स में मसरूफ रहने वाला पुलिस कांस्टेबल अब उसके आसपास ही मंडरा रहा था। रेशमा सबसे बेखबर पिज़्ज़ा पर टूटी हुई थी। उस दिन रेशमा के उस गीत की झलक टीवी पर दिखी और पूरा गीत देविका ने अपनी वॉल पर पोस्ट कर दिया। एक हड़कंप मच गया। किसी मशहूर म्यूजिक कंपोजर ने ट्वीट किया कि मेरी नेक्स्ट फिल्म की गोल्डन वॉइस रेशमा होगी, तो किसी फिल्म एक्टर ने अपने फार्म हाउस से ट्वीट किया, वॉइस ही क्यों,
रेशमा हमारी आने वाली फिल्म का फेस होगी। लॉकडाउन में सब अपने घर के कैद खानों में ठलवे पड़े हुए थे। कुछ काम नहीं तो सोशल मीडिया पर रेशमा के नाम के कबूतर ही उड़ाने लगे। दूसरे दिन के सूरज की धूप के साथ साथ उसकी शोहरत का साया भी फैलता जा रहा था। रेशमा और भमोए को यह नया डेवलपमेंट समझ में नहीं आ रहा था। लॉकडाउन में दी गई ढील के दौरान बड़ी बड़ी गाड़ियां 4 नंबर के मेट्रो पिलर के पास रुकती। लोग कारों की सनरूफ खोल खोल कर उचक उचक कर रेशमा को देखने की कोशिश करते, आवाजें कसते, वीडियो बनाने की कोशिश करते। पुलिस वाले डंडा फटकाते और रेशमा अपने बुर्खे के ऊपर चादर ओढ़े गर्मी में भूनती रहती। रात को पार्टी का झंडा लहराते ठेकेदार की एसयूवी 4 नंबर के पिलर के पास आकर रुकी और ठेकेदार खाने का सामान, फल, दूध की बोतलें लेकर रेशमा के सराहने आकर खड़ा हो गया। रेशमा सहम कर भमोए के पास आ गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे तुम लोग? आए? ठेकेदार वही जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला। छा गई हो रेशमा मैडम, अब इधर रहोगी तो परेशानी होगी। चलो अब हमारे ऑफिस के केबिन में रहो, उधर एसी बेसी लगा हुआ है, वॉशरूम सब है। तुम लोग 2 दिन से खाना लेने भी नहीं आए, क्यों आओगे? अब तो यहीं बैठे बैठे मिल रहा होगा। और क्यों नहीं मिलेगा, तुम तो सेलिब्रिटी हो गए हो। हम भी बहुत कुछ लाए हैं। उसने अपने गुर्गे को इशारा किया और उसने भमोए के सामने डिस्पोजेबल प्याले रख दिए। खाने का सामान सजाने लगा। भमोए जमीन पर बैठे बैठे कांप रहा था। रेशमा की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब ठेकेदार के कहने पर उसके आदमी ने चॉकलेट मिल्क की बोतल खोलकर रेशमा को दी तो रेशमा ने बड़े सुकून से बोतल का सारा दूध डिस्पोजेबल प्याले में उंडेला और पास खड़ी बिल्ली के सामने खिसका दिया। यही हश्र दूसरी बोतल का भी हुआ। वो दूसरी बिल्ली पी रही थी। भमोए का दिल चाहा वो कहकहा लगाए, रेशमा का सर चूम ले। आसपास खड़े मजदूरों ने जोर से तालियां बजाईं। ठेकेदार के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि उस पर क्या बीत रही थी। मजदूरों के तेवर, पुलिस वालों की मुस्कुराती आंखें और मोबाइल पर बनती वीडियोस के सामने उसने चुपचाप वहां से चले जाने में ही आफियत समझी। इतने दिन बाद पहली बार भमोए जोर से हंसा और रेशमा भी हंसती चली गई। ठेकेदार जो खाने पीने का सामान लाया था वो उसके गुर्गे जाते जाते समेट ले गए। भूख और प्यास से दोबारा वही वास्ता था। रेशमा भमोई के पास आकर बैठ गई। बिल्ली को अपनी गोद में लिटाते हुए बोली, भामा, ये ऐसा कब तक चलेगा? तुमने ध्यान दिया भामा? देखो अस्पताल की खिड़कियों को देखो। ये कैसे कोरोना के रोगी हैं, आराम से चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, फोन पर बातें कर रहे हैं। बीमार ऐसे होते हैं? भमोई को कोई जवाब नहीं सूझा तो उसने सिर्फ इतना कहा, अभी इनका रोग पूरा पका नहीं है। रेशमा पूरे एतमाद से बोली, नहीं होगा, लिख लो, ये ऐसा ही रहेंगे। मामा, हमको भी कोरोना हो जाता तो अच्छा था, वहाँ आराम से रहते, उनके जैसे खाते पीते, ये रोज रोज का झंझट भी नहीं होता, सब लोग दूर ही से भाग जाते, कोई पास आता ही नहीं। भमोई सन्नाटे में आ गया। उसकी फटी फटी आंखों को देखकर रेशमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके हंसने पर ड्यूटी कांस्टेबल उठकर उनकी तरफ आया तो रेशमा गोद की बिल्ली को उठाकर हवा में उछालते हुए अपने बिस्तर पर चली गई। पुलिस वाला इधर उधर देखकर भमोई से चुपके से बोला, ठेकेदार की नजर आ गई है तेरी चोरी पर, खतरा है, मैं खूब जानूं इसको, ऊपर तक पकड़ है इसकी, नहीं तो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है किसी को। दिन में तो मैं हूं, पर रात को चोरी पे नजर रखियो, ऐसा कर चोरी को इधर उधर कर दे, मेरी लुगाई घर में घुसण न देगी, वरना अपने क्वार्टर में ले जाता। चल चिंता न कर, मैं ही कुछ इंतजाम का सोचूं। भावा ने हसरत से ऊपर देखा, है ऊपर वाले, ये मेट्रो की रैंप की एक एक कड़ी में इस बच्ची के बाप का हुनर शामिल है। क्या इसी के साए में इस मासूम की हुर्मत महफूज नहीं रहेगी? वो रात सुकून से इसलिए कटी कि एक पुलिस जीप ठीक 4 नंबर के पिलर के पास आकर खराब हो गई। सुबह तक वहीं खड़ी रही। 2 बार ठेकेदार की एसयूवी आई
पर पुलिस की जीप को देखकर आगे से मुड़कर वापस चली गई। दूसरे दिन सुबह से एक हंगामा बर्पा हो गया। हाईवे के दाहिनी जानिब मजदूरों से भी बड़ी सिविलियंस की लाइन लग गई। शराब की दुकान खुलने जा रही थी। एक तरफ पेट की आग बुझाने के लिए गरीब मजदूर खिसक रहे थे, दूसरी तरफ आग खरीदने के लिए अमीरों में धक्का पेल चल रही थी। शाम होते होते जमहूरियत के चौथे सुतून जर्नलिज्म की नुमाइंदा देविका की गाड़ी मेट्रो पिलर नंबर 4 पर दोबारा आकर रुकी। पिज्जा के 2 बॉक्सेस और पानी की बोतलों की रिश्वत के साथ वो मक्काराना अंदाज में हंसते हुए रेशमा से बोली, क्यों स्टार इन बुरखा, मजा आ गया तुम्हारा? हमने तुम्हें सेलिब्रिटी बना दिया। लाइव बनने जा रही है तुम्हारा मोबाइल चार्जर भी मिल गया है, मगर ये एक शर्त पर तुम ले सकती हो। बस थोड़ी देर के लिए शराब की लाइन में खड़ी हो जाओ। भमोई ने पिज्जे का डिब्बा पटक दिया। मैडम, ये मुसलमान है। देविका बोली, तो क्या हुआ, मुसलमान शराब नहीं पीते क्या? कितने दिखाऊं तुझे, बोल कितने दिखाऊं? और फिर मैं इसे पीने का तो नहीं कह रही ना। जैसे खाने की लाइन में लगते हो वैसे उस लाइन में भी थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? हम बस इतना दिखाना चाहते हैं कि शराब की लाइन में सिर्फ पैसे वाले ही नहीं और सो कॉल्ड गरीब माइग्रेंट लेबर भी दारू खरीद रहे हैं। हम इसकी जगह किसी को भी शराब की लाइन में खड़ा कर सकते थे, लेकिन अब ये नॉन फेस हो गई है। सब जानते हैं सर्टिफाइड माइग्रेंट लेबर है, और फिर इसका ही फायदा है। जिन जिन फिल्म और टीवी वालों को कंफ्यूजन होगा कि रेशमा बुरखे वाली है, उनका कंफ्यूजन इसे शराब खरीदते देखकर दूर हो जाएगा। हमने तुमको कहां से कहां पहुंचा दिया, अब तुम इतना काम नहीं करोगी हमारा? बट शी इज माइनर। देविका की यूनिट के एक उम्र रसीदा क्रू मेंबर बोले, आप ही ने इसे स्वीट 16 कहकर इंट्रोड्यूस कराया है मैम। टीवी चैनल्स इसकी एज का इशू बना देंगे। देविका ने एक मोटी सी गाली दी, सर पकड़कर डिवाइडर पर बैठ गई। फिर एकदम खुश होकर बोली, पहले हम रेशमा की एज को लेकर एक स्टोरी करते हैं कि इसका आधार कार्ड मिला है जिसमें इसकी एज 18 ईयर्स से ज्यादा है, और फिर ये अपनी उम्र से भी बड़ी लगती है। उसके बाद अगले दिन इसको शराब की दुकान की लाइन में खड़ा कर देंगे। कल इसी टाइम हम आएंगे और तुम्हें उस शराब की लाइन में बस थोड़ी देर को खड़ा होना है, फिर ये चार्जर तुम्हारा। आज की तारीख में ये चार्जर तुमको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। देविका चार्जर दिखाते हुए चली गई। रात के साथ भमोई की परेशानी बढ़ रही थी। वो उस वक्त को कोस रहा था जब वो रेशमा को रमजानी की गाड़ी से उतारकर अपनी गाड़ी में ले आया था। 2 रोज के रत जगे अपना असर दिखा रहे थे। अभी से भमोई को नींद के झोंके आ रहे थे। रेशमा उसकी परेशानी ताड़ गई थी। 9 बजे रात को पुलिस ड्यूटी चेंज होते वक्त भमोई को झपकी लग गई थी। वो एम्बुलेंस की सायरन की आवाज पर हड़बड़ाकर जागा तो रेशमा अपने बिस्तर पर नहीं थी। भमोई घबराकर चीखने ही वाला था कि उसे रेशमा अस्पताल की तरफ से डिवाइडर की रेलिंग फलांगती दिखाई दी। वो तीर की तरह भमोई के पास आई, बचा कुचा सामान चादर उठाया और भमोई को लेकर अंधेरे में गायब हो गई। भमोई के हवास दुरुस्त हुए तो उसने देखा कि अस्पताल की बाउंड्री से लगा हुआ जो बड़ा सा सीमेंट मिक्सर खड़ा था, रेशमा उसमें उतर चुकी थी और भमोई को भी ऊपर आने को कह रही थी। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चों के छुपा छुपाई के खेल में छिपने की फेवरेट जगह। सीमेंट मिक्सर, लोहे के कनस्तर में गिरे हुए दरख्त के पत्ते रेशमा ने अपने आतिशबाजी में जले हुए दुपट्टे से साफ किए और दोनों बाप बेटी कंबल बिछाकर बड़े दिनों बाद आराम से सो गए। सुबह बिल्लियों के पुकारने पर उनकी आंख मुश्किल से खुली तो मिक्सर धूप की वजह से तंदूर बनता जा रहा था, मगर वो यहाँ हर तरह से महफूज थे। दोपहर में बारिश हुई तो उसका पानी जमा करके पी लिया गया। रात होने से पहले जब बिल्लियां रेशमा के पास आईं तो उनके पेट भरे हुए थे और फर पर भी हल्दी और तेल के धब्बे थे जिन्हें वो चाट कर साफ कर रही थीं। इसका मतलब खाने की चीजें कहीं आसपास ही थीं। रेशमा को भूख सता रही थी और भमोए और रेशमा ने अंधेरे का फायदा उठाकर
सीमेंट मिक्सर से बाहर आकर अपनी ज़रूरतें पूरी करने का इरादा किया। बाहर निकलते ही उसकी आंखें चमकने लगीं। उनके ठिकाने से लगी अस्पताल की कंपाउंड वॉल थी और एक जंकयार्ड था। फिर अस्पताल का बड़ा सा किचन और वॉशिंग और डिस्ट्रॉय चैम्बर्स थे। हॉस्पिटल का बचा हुआ खाना ट्रॉलीज में भरा पड़ा था, जो डिस्ट्रॉयर में जाने के इंतज़ार में दादे दी दे रहा था। रेशमा लपक झपक कंपाउंड वॉल से नीचे उतरी और थोड़ी देर में खाने से भरी पैक्ड ट्रेज और पानी की सील्ड बॉटल्स लेकर मिक्सर में उतर आई। ऐसा लग रहा था कि मरीजों ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया था। भमोए उस खाने को देख रहा था, मगर उसे छूने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ये कोरोना वार्ड का बचा हुआ खाना है, इसे कोरोना के रोगियों ने हाथ लगाया होगा। भमोए बस रोने को था। रेशमा ने हाथ का निवाला रख दिया। तो चलो फिर ठेकेदार का साफ सुथरा खाना खाते हैं। इस मिक्सर के तंदूर से अच्छा उसका बिस्तर होगा। भेज देंगे उसके पास मुझे। भमोए ने हथेलियों से अपने कान बंद कर लिए। रेशमा ने उसका एक हाथ खींचकर खाने की थाली में रखा। मामा, तुम्हारी ये बेटी कोरोना से तो बच सकती है, कोठे से नहीं। मुझे सब पता है क्या हो रहा है। भमोए ने आंसुओं से तर चेहरा उठाया तो रेशमा पानी की बोतल को मुंह लगाए घटाघट पानी हलक में उंडेल रही थी। भमोए ने निवाला उठाकर मुंह में रख लिया। अब ये रोज का मामूल हो गया था। रात में अस्पताल का यह एरिया बिल्कुल सुनसान रहता था। रेशमा और भमोए अपनी खुराक बटोरते और वापस अपने ठिकाने पर आ जाते। मिक्सर की झिर्री से साफ दिखाई दे रहा था कि टीवी की ओबी वैन्स, पुलिस की गाड़ियां, देविका की कार, ठेकेदार की एसयूवी दिन में कई कई चक्कर लगा रहे हैं। पहरा बढ़ा दिया गया था। ठेकेदार जैसे बाज के चुंगल में आई चिड़िया का यूं फुर से उड़ जाना भी गैर मामूली हादसा था। रेशमा के गायब होने पर देविका उस ठेकेदार पर ही बरस गई। उधर एक टीवी चैनल ने मजदूर लड़कियों की दुर्दशा को लेकर अपने चैनल पर स्टोरी शुरू कर दी थी। रेशमा का नाम बार बार आ रहा था। इधर सीमेंट मिक्सर में छिपे हुए दोनों मजलूमों की हालत गैर होने लगी। भमोए के गले में तकलीफ, जिस्म में दर्द, मुंह का मजा गायब हो रहा था। रेशमा को सख्त बुखार था। रात की ड्यूटी बदलने पर रात वाला कांस्टेबल ठेकेदार के ऑफिस में आया और उसने मोबाइल पर एक फुटेज दिखाया। 2 बिल्लियां देर शाम 4 नंबर के पिलर के पास से रोड क्रॉस करके अस्पताल की बाउंड्री से लगे हुए सीमेंट मिक्सर पर चढ़कर अंदर उतर रही थीं। कांस्टेबल ने झल्लाए हुए ठेकेदार को एकदम शांत कर दिया। ये बिल्लियां बुरखे वाली के आसपास ही रहती थीं। दिन की गर्मी में ये उसके बिछौने वाली जगह सोती रहती हैं और शाम को मिक्सर में चली जाती हैं। क्यों जाती हैं, अब आप ये देखो। ठेकेदार के एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं रहा। रात के ढलते ही वो अपने 2 गुर्गों के साथ गाड़ी में बैठकर सीमेंट मिक्सर के पास आ धमका। दबे कदमों से ऊपर तक का रास्ता तय किया और टॉर्च की रोशनी अंदर डालते ही उसके मुंह से सिसकी सी निकल गई। मिक्सर के फर्श पर रेशमा बेखबर सो रही थी। अभी 2-3 दिन पहले इस अस्पताल पर जो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए थे, वो हवा के इस तरफ चलने से एक बड़ी तादाद में इस मिक्सर में आ गिरे थे। उन मुरझाए फूलों ने रेशमा के पूरे जिस्म को ढक रखा था। उसके बीच उसका चेहरा खिले हुए गुलाब से भी खूबसूरत लग रहा था। वो टॉर्च की रोशनी से भी नहीं जागी तो ठेकेदार मुंह में ठूसने के लिए कपड़ा, डक्ट टेप और रस्सी लेकर खुद मिक्सर में उतर गया। उसका दिल चाह रहा था कि वो बस रेशमा को देखता रहे। उसने रेशमा के मुंह पर टेप लगाने से पहले उसको चूमना चाहा। अपना मास्क हटाकर रेशमा की तरफ झुकना शुरू किया ही था कि रेशमा के चेहरे से कुछ दूर रुक गया। बुखार में तपती रेशमा की निहायत गर्म सांसें उसके चेहरे से टकराईं। तभी मिक्सर के दूसरे कॉर्नर से बिल्ली ने पुकारा। ठेकेदार ने
रेशमा को चूमने का इरादा तर्क करके उधर टॉर्च की रोशनी डाली। वहां भमोई अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी धौंकनी की तरह चलती सांस के साथ उसे घूर रहा था। उसकी आंखें उबली जा रही थी। ठीक उसी वक्त रेशमा बुरी तरह खांसी। सारा थूक ठेकेदार के मुंह पर गिर पड़ा और उसके साथ भमोई ठेकेदार को लेकर जमीन पर आ रहा। ठेकेदार ने बड़ी मुश्किल तमाम से उसे हटाया तो भमोई की हालत गैर हो गई। वो सांस लेने तक के लिए छटपटाने लगा। ठेकेदार को समझ आने में देर नहीं लगी कि वो कोरोना के मरीजों के बीच है। वो घबराकर चीखा और गिरता पड़ता वहां से निकला। उसके साथ आए गुर्गे उसको मिक्सर से बाहर निकालने के बजाय उसे छोड़कर भाग निकले। तभी हॉस्पिटल जाते हुए टीवी एंकर की कार ये तमाशा देखकर रुक गई। ठेकेदार बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। भमोई को होश आया तो वो हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में था। वो बिल्कुल पथरा सा गया था। एक रोबोट की तरह स्टाफ के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था। कुछ दिनों बाद उसे कोविड वार्ड से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो एक लाश की तरह नए कपड़े पहने हुए दूसरे डिस्चार्ज होने वाले खुशकिस्मत पेशेंट्स के साथ बाहर लाया गया। हॉस्पिटल स्टाफ चारों तरफ खड़ा हुआ तालियां बजा रहा था। खुली हवा और आसमान के नीचे आते ही जैसे उसका दिमाग की बंद खिड़कियां भी खुलने लगी। सारे मनाजिर एक साथ नजरों के सामने घूम गए। मरीजों के रिश्तेदारों की भीड़ से हटकर फूलों से लदे गुलमोहर के पेड़ के नीचे रमजानी, अख्तरी और रेशमा के भाई मास्क लगाए उसकी तरफ देख रहे थे। लेकिन रेशमा वहां नहीं थी। उसकी मासूम मजलूम बेटी। भमोई का दिल कट गया। इतने दिन बाद जो आवाज उसके मुंह से निकली वो एक सिसकी थी। फिर आंसुओं की झड़ी लग गई। उसको अपने सख्त जान होने पर अफसोस हो रहा था। वो बच गया और उसकी बेटी। अब वो अपने मोहसिनों को क्या जवाब दे। वो बेतहाशा रोता हुआ जब उनके करीब पहुंचा तो उसके कदम जवाब दे गए। वो लड़खड़ाया। रमजानी ने उसे सहारा दिया तो अपने बाप के पीछे छुपी हुई रेशमा आया हो गई। लपक कर हंसते हुए भमोई से लिपट गई। भामा, हम बच गए, ठेकेदार नहीं बच सका। ये सुनकर भमोई इतना हंसा कि गुलमोहर के फूल भी मुस्कुराकर उसकी गोद में आ गिरे।